अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश ना आता हो। दहशतगर्दी अंदर से हमें इतना खोखला कर चुकी है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी अब नजर नहीं आता। कभी तालिबान को निशाना बनाया जाता है, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो कभी सियासतदान इसकी जद में आकर अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। अफसोस की बात कि कल होने वाला खुदकुश हमला मर्दान में एक नमाज जनाजा में किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली समेत 34 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में इसी माह जून में दहशतगर्दी के वाकयात में तहरीक इंसाफ के दूसरे रुकन असम्बली जाँ बहक हुए हैं। इससे पहले हंगू में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली फरीद खान को फायरिंग करके शहीद किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आखिर कब तक हम अपने बेगुनाह लोगों की कुर्बानी ऐसे ही देते रहेंगे? क्या हम इस दलदल में धंसते ही चले जाएंगे और हमारे आने वाली नस्लों के लिए कौन सा पैगाम है जो वर्षे में उन्हें मिलने वाला है? आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि अफगानिस्तान में एक दहाई से जायद जंग मुसल्लत करने के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है और तवील कोशिशों के बाद बिलाखिर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान का दफ्तर भी खुल गया है। इन मुज़ाकरात के दौरान तालिबान पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने, अलकायदा से ताल्लुकात खत्म करने और अफगान आइन को तस्लीम करने के हवाले से दबाव डाला जाएगा। क्या इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का भी कोई किरदार होगा और मुफाहमत की जानिब बढ़ने वाले इस कदम के कोई मुस्बत नताइज भी निकलेंगे या नहीं? इस पर आज हम बात करेंगे। इन खबरों पर बात करने से पहले खबरें लेंगे आज के दिन की अहम और ताज़ा तरीन खबरें क्लासर साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो ये जो बजट आया था, इसमें जो सैलरीड क्लासेस पे टैक्स लगा है, उसमें जो एक बड़ी अनामलीज हैं वो इस तरह के जो दरमियाने तबके के सैलरी लेने वाले हैं उन पर तो टैक्स बढ़ गया है। 60,000 रुपये से माना से लेकर जो कोई 1.25 लाख तक लेते हैं उन पर टैक्स बढ़ गए। जो इससे आगे के हैं 1.5 लाख से 5 लाख तक, उनकी टैक्स की स्लैब कम हो गई है। इस पर कुछ लोग जो हैं, कुछ प्रोफेशनल जो हैं, वो गौर कर रहे हैं कि हम अदालत में जाएं और अदालत को मूव करें और अदालत से इस पर मैं तफसील से बात करूंगा कि वो किस हवाले से इस पर अपना कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा गरीब तबका, आप जानती हैं कि हमारे यहाँ 70-80% लोग लंडे के कपड़े पहनते हैं। हाँ। तो इस पर जो सेल्स टैक्स है वो 4 से 20% तक बढ़ा दिया गया। गोया आज उनकी एसोसिएशन ये कह रही है कि हमारे जो कपड़े हैं ये 40 से 50% इनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो ये एक खुदा की तरफ से एक सेफ्टी नेट बना हुआ था, ये भी इसकी जद में आ गया। इस पे बात करेंगे आगाज में। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प खबर, कल तक हम तुर्की की बातें कर रहे थे, एक के बाद दूसरी रियासत में एरप्शन हो रही हैं, समाज फट रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? आखिर आज ब्राजील में जो कुछ कल हुआ और जो हो रहा है वो बज़ाहिर तो किराए में एक छोटे से इजाफे के बायस हुआ, मगर इन सब में सिमिलैरिटी क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों लोग जो है इस ग्लोब पे बाहर घरों से निकल रहे हैं और तलाश में अपने लीडरशिप के, और ये कहानी कहां तक जा सकती है, इस पे बात करें। ठीक है जी क्लासर साहब, आपके पास क्या है आज? जी शाहजहा, आज 3 खबरें हैं, उन पे बात करेंगे। एक तो ये काजी साहब के लिए मैं लाया था, मुझे इनका फिक्रा बड़ा पसंद है, हु विल फुट द बिल। तो मैं एक बड़ी स्टोरी ढूंढ के लाया हूँ कि काजी साहब से इस पे बात करानी है अपने मखसूस स्टाइल में, हु विल फुट द बिल। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे जो खतरात थे वो बढ़ रहे हैं और कल कौमी असम्बली में नवीद कमर साहब ने एक धुआंधार ये तकरीर की है कि अगर पाक ईरान गैस आगे नहीं चलती तो पाकिस्तान को जुर्माने अदा करने पड़ेंगे जो कि उस अरबों डॉलर में है। तो उन्होंने काजी साहब वाले सवाल पूछा है कि ये जुर्माना कौन अदा करेगा, पाकिस्तान अदा करेगा या अमेरिकन या सऊदी अरेबिया आके अदा करेंगे जो दबाव डाल रहे हैं, इसको आप ये ख़त्म करें। तो इस पर बात करेंगे कि हु विल फुट द बिल। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज है, ये स्टोरी है पाकिस्तानियों के हवाले से। एक नया ट्रेंड आ रहा है यहाँ पाकिस्तान में कि बहुत सारे हमारे जो मरीज़ हैं या बहुत आप कह सकते हैं सीरियस एलिमेंट का शिकार हैं, चाहे फेडरल लेवल पे हों या सूबों में, एक उनका रुझान देखने में आ रहा है करोड़ों रुपए सरकारी ख़जाने से उन्हें दे के उन्हें खर्च करके भारत के अस्पतालों से उनका इलाज कराया जा रहा है। उसकी हम डिटेल शेयर करेंगे कि ये एक नया ट्रेंड आ रहा है, नई चीज़ सामने आ रहा है। जो पाकिस्तानी हैं वो भारत के अस्पतालों से इलाज करवा रहे हैं और उस पर जो खर्चे उठ रहे हैं वो रियासत बर्दाश्त कर रही है। एक और तीसरी एक चीज़ है, हम हमारे रिपोर्टर अजमत मलिक साहब हैं, हम उनको लाइन पर लेंगे। एक बड़ी अच्छी खबर उन्हें की है कि ये जो यहाँ पे ज़लज़ला ज़दगान के लिए अथॉरिटी बनाई गई थी उसमें कितनी करप्शन और मैसिव इरेगुलरिटीज़ के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे हम। ठीक है,
अब सबसे पहले अफसोसनाक वाक़या जो कल मर्दान में पेश आया, जनाजे में खुदकुश हमला किया गया। तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली इमरान मोहम्मद जो थे वो नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे थे कि उन पर खुदकुश हमलावर ने उनकर आकर गले लगाने की कोशिश की और वो जान भाग हो गए। 34 अफराद जान भाग हुए। क्लासेस साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि PTI ने तो हमेशा तालिबान से मुज़ाकरात की बात की है, अमन की बात की है, मुज़ाकरात पर जोर दिया है। हमने देखा कि इस महीने के दौरान PTI के 2 कारकुन जो है वो जान भाग हो चुके हैं। क्या वजह है कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा में निशाना बनाया जा रहा है? ये PTI अभी इस मामले पे खामोश है, जो मेरे लिए बड़ी एक्सट्रेंज सी बात है कि इनके 2 MPs का वहाँ पे मारा जाना, उनके ये किलिंग्स होना, इनको चाहिए था कोई इस पे स्ट्रेटजी सामने आती, कोई इस पे कोई इनका पॉलिसी बयान सामने आता। अब तक तो हमें एक तरह की खामोशी लग रही है, कोई इस पे वाज़ेह बयान नज़र नहीं आ रहा, कोई इमरजेंसी इनकी मीटिंग्स नहीं हो रही, कंसल्टेशंस नहीं हो रही। क्या आप ये पहले की पॉलिसी पे ये कब ये उस पर चलते रहेंगे, जैसे आप हुकूमती की मजम्मत करते थे उस वक्त, चले यहाँ पीपल्स पार्टी थी, या आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे थे। अब आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए कि वो खामोश रहें। कुछ आने वाले दिनों में लगता है, और ये मुमकिन है, आज सुनने में आ रहा है कि इमरान खान जो हैं कौमी असम्बली में हलफ उठाने के लिए आएंगे, शायद अपनी तकरीर में कोई इस पे बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़रूरी इशू है जिस पे इमरान खान साहब को अपने मेरा ख्याल है बात करने की ज़रूरत है। और जो हमने देखा ANP के साथ होता रहा है वहाँ पे 5 सालों में, उनके भी बहुत सारे MPs आपको याद होगा इस तरह के हमलों में मारे गए थे। इवन फिर जो लास्टली था, बहुत बड़ा लॉस हुआ था ANP को बशीर बिलोर की शक्ल में। ये तो कंटिन्यूएशन लग रही है कि जो हुकूमत आ रही है वहाँ पे ये सूबे में उसके ये MPs को मारा जा रहा है। तो लेकिन जो बात आपका सवाल मेजर है, उस पे इनकी ये तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल खामोश नहीं रहना चाहिए। इनको वन वे आर द अदर कोई इस पे पॉलिसी बयान देना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी, बल्कि बयान नहीं देना चाहिए, इनको आगे बढ़ के कुछ स्टेप्स लेने होंगे। ये तो कोई मेरा ख्याल है इनके लिए कोई बेहतर सिचुएशन नहीं लग रही। और जनाजों पे जैसे ये अटैक हुए वो आपके सामने, जनाजों से हट के बात तो अब इवन अस्पतालों तक चली गई इमरजेंसी में, जैसे क्वेटा में हमने देखा वहाँ पे जाके ब्लास्ट किया उन्होंने विद इन द इमरजेंसी। सो इमरान खान साहब को आज मैं तवक्को करता हूँ जब कौमी असम्बली में वो आएंगे और हलफ उठाएंगे, तो जो अपनी इब्तदाई तकरीर होगी उसमें उनको इस मसले पर बात करनी चाहिए कि क्या तालिबान के साथ ये मुज़ाकरात की जो पेशकश की गई थी, ये नवाज शरीफ साहब उसको आगे लेके चलेंगे नहीं चलेंगे, इस पे एक क्लैरिफिकेशन, एक पॉलिसी स्टेटमेंट या कुछ स्ट्रेटजी की मेरा ख्याल इमरान खान साहब से हम तवक्को कर रहे हैं आज। तो अच्छा, पहला तो मेरे ख्याल में, मेरी राय ये है शाजी, इसमें पहला सबक तो ये है कि कोई तालिबान से मुज़ाकरात की खबर तो बाद में आएगी। तालिबान कोई एक एंटिटी नहीं है। अब इमरान खान बज़ाहिर तौर पे इनके साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात नवाज शरीफ साहब ने बहुत बाद में की, उन्होंने पहले की थी, और उन्होंने ये कहा था जी कि इनके इनके दुख दूर किए जाएं, इनकी परेशानी दूर। इसका ड्रोन तो इमरान खान को नहीं फेंक रहे ना, इमरान खान तो ड्रोन नहीं फेंक रहे, और नहीं बदला उन लोगों से ले रहे हैं तालिबान के जो कह रहे हैं ड्रोन बंद करो, बदला उन लोगों से तालिबान ले रहे हैं जो कह रहे हैं कि ड्रोन गिरा दो। देखिए ना, इमरान खान के जो अंदर जो बात हो रही है वो जी किसी बाइस तो उन्हें पावर में नहीं आने दिया गया, जो वो इंटरनेशनल पॉलिसी अपना रहे थे उन्हें लाइबिलिटी समझा गया, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। ये अलग कहानी है। मगर बात क्या है, बात ये है कि ये जो आपने तालिबान क्रिएट किए हैं, एक तो ये कोई एक मोनोलिथिक फोर्स नहीं है अब जिससे आप बात करें, ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो आपने बनाए थे अफगान वार के दौरान, अब इनके फैक्शनलाइज हो गए और ये फैक्शन दर फैक्शन बन गए। और इनसे अब बात किससे करें? अब जिनसे वो बात कर रहे हैं वहां पे दोहा में, उस पर तो हम बाद में स्टोरी में आएंगे। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब बजायर तो इराक से वापस आ गया, अच्छा ये वापसी का भी एक आज मिथ हम तोड़ देंगे कि ये वापसी की क्या मिथ है। 1.5 लाख से जायद जो हैं वो कंट्रैक्टर्स होंगे अफगानिस्तान में इनके जाने के बाद भी, और क्या स्टेबिलिटी। और इसी तरह इराक में भी हुआ, हमें वो एक मिसाल हमारे सामने है। इराक में डेली क्या हो रहा है, रोज बस से गाड़ियों में धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, शिया सुन्नी डिवाइड हो गई है, स्ट्राइफ हो गई है। तो ये हमारे लिए ये कि ये जो अगला पीरियड है, खुदा न खास्ता ये ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी इंस्टेबिलिटी का पीरियड जो अनफोल्ड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हसास इदारों ने जो रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेजी है कि मुल्क में दहशत गर्दी की जो असल वजह है वो अफगान बॉर्डर है। जब तक इसको बंद नहीं किया जाता मुल्क में दहशत गर्दी खत्म नहीं हो सकती। इस पर क्लासेस साहब और काजी साहब का क्या टेक है, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे।
खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कल मर्दान में अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया। मर्दान में एक जनाजे पर खुदकुश हमला किया गया। इमरान मोमिन जो इस वाक़े में तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकन असम्बली थे वो जाँ बहक हो गया। हमारे नुमाइंदे बशीर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बशीर आदिल, इस वक्त हालात क्या है मर्दान में, और ज़रा इमरान मोमिन के बारे में बताएगा। इत्तलात आ रही हैं कि इनका कुछ ANP से भी ताल्लुक रहा है। शाजिया, इससे पहले कि इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपने नाजरीन को अपडेट कर दे कि ये गुज़िश्ता रोज मर्दान का इलाका शेरगढ़ है, वहाँ पर अब्दुल्ला नामी शख्स था जो मुकामी पेट्रोल पंप का मालिक था, और वो गुज़िश्ता रात उसको नामालूम अफराद ने कत्ल किया था। और कल जो था 4 बजे उनका जनाजा अदा किया जा रहा था कि खुदकुश हमलावर इस जनाजे के सफ में शामिल हो गया और उसने खुद को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में खैबर पुख्तनख्वा के रुकन आज़ाद असम्बली जो है इमरान मोमिन वो इसमें शहीद हो गए, और इसके साथ साथ इसके 2 मुहाफिज, सरकारी मुहाफिज भी जान बहक होने वालों में शामिल है, जबकि आम शीरी भी जिनकी तादाद अब तक 32 है। और इन सबको मिलाकर बशीर, आपने बताया आजाद रुकन थे ये, पहले इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी क्या, बाद में इन्होंने अपनी रुकनीत मनसूख कर दी थी? ये बिल्कुल, मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि ये इमरान मोमिन इसका बुनियादी ताल्लुक ANP से था, और बाद में टिकट के मामले पर वो ANP से नाराज हो गए और अपने हल्के PK 27 से उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन के में कामयाबी के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी, लेकिन चंद ही दिन बाद उन्होंने अपनी शमूलियत को मनसूख कर दिया था। और वो अच्छा बशीर, ये बताइए कि ये भी खबरें आई हैं कि इस जनाजे में और भी मेंबरान थे जो MPs वगैरह थे जो कि बच रहे, और इनको खास तौर पे टारगेट किया गया। कुछ अभी इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि इन्हें ही क्यों टारगेट किया जाना था? काजी साहब, ये जो वाकया पेश आए हैं, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये इमरान मोमिन के इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके दफ्तर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी, और ये सिलसिला चूंकि पूरे खैबर पुख्तनख्वा में बल्कि पूरे मुल्क इन धमाकों और इस किस्म दहशतगर्दी के लपेट में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी महसूस, बल्कि तमाम सियासी लीडरशिप जो आजाद है या ANP, अगर आप मुख्तसरन बशीर, मुख्तसरन ये बताइएगा कि ये कोई एक जो जब हम तालिबान की या टेररिस्ट की बात करते हैं तो वहां यही तासुर है, या यही आपको लगता है कि मल्टीपल ग्रुप्स हैं, फैक्शंस हैं, अपने अपने तय चल रहे हैं? बिल्कुल, यही जो अमेरिका और अभी जो बातचीत की बात की अमेरिका ने कि तालिबान से बातचीत हो रही है, तो ये तालिबान के किस ग्रुप से बातचीत होगी, किस किस्म के जो मुख्तलिफ ग्रुप से उनको कैसा कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक ग्रुप नहीं है कि उनसे बात की जाए, उनको अपने जो एजेंडा है अमेरिका का या अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उन पर लाके अमन के क़याम के लिए बात की जाए, अमन की तरफ राग़िब किया जाए। तो बहुत सारे ग्रुप से और बहुत एलिमेंट जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत के हक में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर आदिल आपका। रऊफ क्लासा साहब, दहशतगर्दी की हम बात करें, अभी हमने बात की थी कि हसास इदारों ने वफाकी हुकूमत को जो रिपोर्ट अरसाल की है कि मुल्क में दहशतगर्दी की जो असल वजह है वो अफगान बॉर्डर है। 1 साल के लिए वो कहते हैं कि अपने तरक्याती बजट को मुंजमद करें और 2700 किलोमीटर जो बॉर्डर है इसको आप बाड़ लगा के इसको बंद कर दिया जाए। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई यही वजह है दहशतगर्दी की कि दहशतगर्द वहां के रास्ते से यहाँ दाखिल होते हैं? एक तो बात ये शाहजहाँ पहले मेरा ख्याल क्लैरिफाई कर दें कि जो बशीर साहब जो कह रहे थे कि ये अमेरिकन जो है वो तालिबान के किस ग्रुप के साथ मुज़ाकरात करें, मेरा क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड यार कि वो पाकिस्तानी तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। वो जो आप स्टोरी पे आएंगे बात करेंगे वो वहाँ अफगानिस्तान में कर रहे हैं, उनका पाकिस्तानी तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कन्फ्यूजन ना हो कि शायद कि अमेरिकन जो है पाकिस्तानी तालिबान भी उसमें ये मुज़ाकरात में शामिल होंगे, वो नहीं होंगे। जो बात आप कह रही हैं यहाँ पे इसकी, एक तो ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है कि आप ये 2000 ज़्यादा किलोमीटर से जो आपका बॉर्डरिंग एरिया है उसको आप बार कर सकें। और ये कोई पाकिस्तान कोई इंडिया बॉर्डर नहीं है कि जो आप उसमें सेटल्ड उसमें एरियाज में हो, मोस्टली आप बाढ़ लगा दें जैसे उन्होंने लगाई थी, भारत ने भी लगाई हुई है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक बाढ़ लगाई थी। ये नहीं हो सकेगा, आपके माउंटेनियस एरियाज हैं यहाँ पे, ये मुश्किल हो जाएगा। ये काम तो वहाँ पे अमेरिकन नहीं कर सके जिनको शिकायत रही है पाकिस्तान से कि आपके बॉर्डरिंग एरिया से यहाँ से लोग आते हैं और अफगानिस्तान में वो कार्रवाइयों में वहाँ पे शरीक होते हैं। अगर ये कर सकते हैं अमेरिकन और ये नेटो के पास अगर ड्रोन पे आके इतना खर्चा कर रहे हैं, दूसरे उनके जंगी बजट इतना बहुत बड़ा है, तो वो आके कर सकते हैं। सिर्फ एक आपका PSDP का जो बजट सीज करने से या उसको डिवाल्ट करने से काम नहीं होगा उसको कि आप उसको कर लें। मैं तो इस पे हंस रहा हूँ इस प्रपोजल पे, ये जिस वहाँ पे हवालदार साहब ने बैठ के बनाई होगी एक आइडिया दिया है कि आप उठाएं और यहाँ पे 2000 किलोमीटर बड़ा आपका बॉर्डर इसको सील कर दें और आप यहाँ 500-600 रुपये अपना PSDP का उठा दें। इट्स अ लाफेबल प्रपोजल। उन्हें मेरा ख्याल है ना अफगानिस्तान की सिचुएशन का पता है, ना पाकिस्तान के बॉर्डर का पता है, ना वहाँ के इलाके के। अच्छा, फिर जो असल इशू है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हमेशा रहता है,
अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे बहुत सारे लोग क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं उनके तल्लुकात हैं। इसी पे ही इनकी बोन ऑफ कंटेंशन रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जो ड्यूरन लाइन बनी बाद में, जिस पे अभी फिर हमने रिसेंट एक और उस पर कंट्रोवर्सी देखी है। ये तजवीज़ काबिल अमल तो अपनी जगह पे होगी, मुझे तो मुज़िका खेज लग रही है कि जो काम वहाँ पे अफगानिस्तान, अमेरिकन और नेटो नहीं कर सके, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हवालदार साहब अपनी रिपोर्ट में कि जनाब पाकिस्तान का 500-600 अरब रुपए का बजट है, आप इसको डिवाइड करके तो इससे वो कर लें, इसको वो बार लगा लें और इसको, ये बिल्कुल प्रपोजल मेरा नहीं ख्याल है कि ये काबिल अमल है वहां पे। अच्छा कैसे मुज़ाकरात की थोड़ी सी बात कर लें। अमेरिका उधर बिल्कुल डायरेक्ट बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुकसान हमारा भी हो रहा है, उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं रोल है। उन्होंने आज कहा है कि जी पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे अहम बात यह कि हक्कानी ग्रुप इसमें शामिल है। और कल उन्होंने एक वहां पे ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जो तालिबान के नुमाइंदे वहां दफ्तर दोहा में खोल के बैठे हुए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं जरा अर्ज कर दूं, फिर हम चलते हैं अपने किसी बात करेंगे कि एक तो जो प्री कंडीशंस थी वो अमेरिका ने ड्रॉप की हैं कुछ तालिबान से बात करने के हवाले से, और जो है दोनों ने अपनी पोजीशन बदली है। तालिबान ने ये पोजीशन बदली है कि जी पहले आप निकलें यहाँ से तो फिर बात करेंगे, और वो जो अलकायदा की बात कर रहे हैं कि अलकायदा से आप सैवर करेंगे, इस पे तालिबान ने ये कहा है जी कि हम जो है वो हम अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी। ये तो सारे सवाल बाद में हम करेंगे। सवाल ये है कि ये तालिबान से यहाँ बात करनी थी, हम यहाँ पे चले। क्लासरा साहब जरा गौर फरमाइएगा, हमें यहाँ पे हमारे बड़े दोस्त वेस्टर्न लिबरल बताते थे कि बड़ी जदीदियत और रोशनी लेके आएगी अमेरिका की फौज, और यहाँ पे ये रुजतीयत है ये खत्म हो जाएगी, और ये आप जो है वो तालिबान, हमें भी तालिबान और फंडामेंटलिस्ट कहा जाता था। आज वो हुजूर एक टेबल पे बैठे हुए हैं। एक तो अलग बात कि इनका जन्म ही वहीं से हुआ था, आज वो इकट्ठे बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है, यहां पे जो हो चुका, ये विजडम थी हमारी। चलें सरकार तो वो करती है जो उससे साम्राज्य चाहता है, वही करती रही, और यहां के जो इंटेलिजेंसिया था उसकी भी अकल जो है वो घास खाने चली गई थी। ये आज नतीजा निकला है कि अब हम तालिबान से बात करेंगे, और वो उनसे बात कर रहे हैं, उनको एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे तस्लीम कर रहे हैं। अब वो दोबारा यहां हुकूमत भी बनाएंगे, फिर वो औरतों के साथ क्या करेंगे, या वो जो तमाम खौफ हमें डराया जाता था वो दोबारा क्यों हुआ। ये सिर्फ जंग का जो थिएटर था इसका यही मकसद था। काजी साहब इसमें दो तीन चीज़ें मेरा ख्याल है जो आप सवालात उठा रहे हैं। एक तो अगर आप इनकी TORs पढ़ें, जो मुज़ाकरात की जो मैंने देखी भी, आपने यकीनन उस पर ये काम किया होगा, पढ़ा होगा, उसमें वो सारे क्वेश्चन उसमें एड्रेस किए गए हैं जो आप रेज कर रहे हैं कि वहाँ पे इनके मुज़ाकरात ये किन टर्म्स और कंडीशंस पे हो रहे हैं। उसमें एक तो अफगानिस्तान को आइन को मानना शामिल है, खवातीन की एजुकेशन से रिलेटेड इशूज़ हैं, आपको वहाँ पे बिल्कुल एक पोलिटिकल फोर्स के तौर पर तालिबान को इजाज़त देने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उनको मिलिटेंट फोर्स के तौर पर नहीं उनको यहाँ पे अलाउ किया जा रहा। इवन जो वहाँ पे कतर में दोहा में इन्होंने ऑफिस बनाया, उस पर भी जो ये मैं स्टोरी देख रहा था, उस पर लिखा था पोलिटिकल, उसमें ब्यूरो या पोलिटिकल, उन्होंने उसके साथ नाम लिखा है बकायदा, तालिबान का नाम ही नहीं है, जो इनका दफ्तर का नाम है वहाँ पे दोहा में, उस पर कहीं पे तालिबान नहीं लिखा है। उन्होंने अपने आप को पोलिटिकल फोर्स के तौर पर दोहा में अपना ऑफिस खोला है। उसको एक तो ये चीज़ देखने की जरूरत है, जिससे ये लगता है कि तालिबान ऑलरेडी बहुत बड़ा अपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा चुके हैं कि वो एज ए मिलिटेंट के तौर पर हुकूमत में नहीं जा रहे, जैसे हमने आगे 90s के डेकेड में देखा। उन्होंने काबुल को जाकर फतह नहीं करना, ना ही औरतों को उन्होंने। यहाँ पे मैं रोक के दोबारा सवाल पूछता हूँ, हजूर क्या कुछ जेनेटिक्स में तब्दीली आ गई है तालिबान के? रात को ये सोए थे, सुबह इनका DNA बदल गया, सुबह अब ये कल तक ये औरतों को गोलियां मार के संसार कर रहे थे, अब ये बच्चियों को स्कूलों में पढ़ने देंगे। ये मेरे ख्याल में पॉलिसी शिफ्ट आया वाशिंगटन में, यहां से भागने का प्रोग्राम है, अंदर उनके क्राइसिस है, अंदर ओबामा और इवन अंदर स्प्लिट है, और अब हम इनको पेंट करेंगे कि नहीं ये तो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, ये नेक हो गए आज सुबह उठ के। क्लासर साहब ये आप और मैं नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल लोग हैं, ये खुद उनका, मैं आपको जो दोहा में इनका वहां पे अपना इन दफ्तर के बाहर जो बोर्ड इन्होंने लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तालिबान ने अपने आप को पॉलिटिकल फोर्स का, वो तो सूफी मोहम्मद भी अपने आप को कहते थे, वो तो सारे अपने आप को पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं, वो तो सारे कहते हैं कि जी हम हैं यहाँ के वारिस, यहाँ पे इक़्तिदार हमारी जो है वो मीरास है। काजी साहब दूसरा मैं समझता हूँ तालिबान का बड़ा वाइज स्टेप है, उनने भी माजी से सीखा होगा, उनसे भी माजी में गलतियां हुई। मसलन जब जनरल महमूद को 9/11 के बाद भेजा गया था, जिसके बाद उनको हटाया भी गया था, और बहुत बड़ी उस पर किताबें आई हैं, स्टोरीज आपको भी पता है सारा, जो ISI के चीफ थे उनको कहा गया था जाएं आप मुल्ला उमर से मिलें, और उनको सिर्फ इस बात पर कहल करें कि आप
उसामा बिन लादेन साहब जो हैं उनको हवाले कर दें अमेरिकन के। एक बंदे को आपने बचाने के लिए, हमारे मेहमान हैं, हमने नहीं करता, आपने लाखों लोग मरवा ले। 10-12 साल की जो वहाँ बम्बिंग हुई है, वहाँ पे ये बर्बरियत हुई है, जुल्म हुआ है, जो उसमें हमारे सामने सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता तालिबान से उस वक्त भी गलती हुई थी, अब उनको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उस वक्त जो ये मुज़ाकरात लॉन्च किया गया तो जनरल महमूद को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने जाके उल्टा उनको अनकरेज किया था तालिबान को, आप इनको मत हवाले करें। एक बंदा अगर हवाले कर दिया जाता, आप भी ये तारीख को पढ़ते हैं, जानते होंगे, मैंने तो इस तरह के कोई इंस्टांसेस नहीं पढ़े हिस्ट्री में कि एक बंदे को बचाने के लिए पूरी रियासत को आप तबाह कर दें, 10-12 लाख बंदा मरवा लें, एक अपने ऊपर फोर्स को मुसल्लत कर दें। अमेरिकन ने एक चांस दिया था, वेदर वो लाइक इट और नॉट, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप उनको कहें उसामा बिन लादेन दे दें, हमारे हवाले कर दें। मुझे जो याद पड़ता है, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था ये भेज देते हैं, किसी तीसरे मुल्क में भेज देते हैं उन्होंने। और दूसरी बात ये, यहाँ इराक में जो हुआ, उसने कहा जी मेरे पास कुछ नहीं, आके देख लें। आज वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स थे वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं थी इस जंग की। हजूर, मेरा ये ख्याल है, गलत हो सकता है, ये फैसला था बुश का, ये जंग का फैसला हो चुका था, जिसके लिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को आज पूछा जा रहा है कि जाली एविडेंस इकट्ठे करके आपने, और वो टोनी ब्लेयर छुपता फिरता है आज यानी प्रेस से। तो दे हैव डिसाइडेड टू इन्वेड दीज एरियाज एज अ पॉलिसी मैटर, नो मैटर ये क्या करते या क्या ना करते। निकाय साहब हमें मौके तो नहीं देने चाहिए। चले मैं आपकी बात मान लेते हैं, फैसले हो चुके थे, आपकी बात इराक की हद तक मैं मानता भी हूं कि आपकी ठीक है। उसके बाद ये खुद भी उन्होंने अपने उस पर आके एडमिशन भी किए हैं, कन्फेशंस भी किए हैं, झूठ भी आया केमिकल वेपन्स के हवाले से, वो बातें ठीक है, फैसले हुए। लेकिन एक वाइज आदमी को यह भी तो सोचना चाहिए, पर्टिकुलर जो कमजोर आदमी हो कि मैं एक ताकतवर के साथ पंगा ले रहा हूं, कितनी देर तक ले सकता हूं। ये बहादुरी सिर्फ इसमें नहीं होती आप खड़े हो जाएं और खुद भी मारे जाएं, बच्चे भी मरवाएं, औरतें भी मचवाएं, और आपके बच्चे औरतें जो दूसरे मुल्क में जाकर भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? असल में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, जो हम हमेशा समझते हैं, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का एक व्यू रहा है कि हम जाके अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा ये ख्याल है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स अगर सिक्योर हों, अफगानिस्तान पे, काबुल पर हमारी कोई मर्जी की हुकूमत आ जाए तो हम भारत के साथ बेहतर डील कर सकते हैं। आल तो माजी में हमने ये बयान सुने थे, जनरल कियानी साहब ने भी कहा था कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ के कंसेप्ट से निकलना चाहते हैं। एक तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमें सूट नहीं करता कि अगर हमने जाके ये भारत के साथ को अपने तल्लुकात खराब या ठीक करने हैं तो पहले उसके लिए जरूरी है काबुल पे हम जाके कब्जा करें। ये बहुत बड़ा जरूरी चीज़ है कि आप जहाँ काबुल के साथ तल्लुकात वहाँ पर ठीक कर रहे हैं, आप तालिबान के जरिए या उनके अमेरिकन के जरिए सिचुएशन बेहतर कर रहे हैं, सेम आपको यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर पर भी आपको भारत के साथ तल्लुकात ठीक रखने चाहिए। खित्ते में जब तक तमाम आपके स्टेक होल्डर्स उनके साथ तल्लुकात ठीक नहीं होंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अफगानिस्तान पे अपनी मर्जी की हुकूमत ला के फिर ये समझते हैं कि अब हम इस खित्ते के जो हमारे नेबर्स हैं हम उनके साथ आके मैनेज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ से मेरा ख्याल है पाकिस्तान निकलने की शायद कोशिश कर रहा है इन तालिबान मुज़ाकरात के जरिए। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, अगर इस मंसूबे पर काम नहीं हुआ तो इसका जो जुर्माना है वो अदा करना पड़ेगा। किसको ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा ये हमें बताएंगे रऊफ क्लासरा साहब एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। इससे पहले कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर हम बात करें जो कि खतरे में पड़ रहा है, काजी साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? तालिबान मुज़ाकरात पर ब्रेक आ गई। शाजिया को मुझे एक कोटेशन जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो लेनिन से किसी ने पूछा कि वॉर इज टेरेबल, तो उसने कहा यस बट इट इज टेरेबली प्रॉफिटेबल, कि ये बहुत इस जंग के बड़े, हम तो जंग में मर रहे होते हैं, कुछ लोग जंग से के बेनिफिशरी होते हैं। और ये जो बेनिफिशरी थे, अगर आप देखें कि अमेरिका का जो रिसेशन आया, ड्रेन हो गया, $16 ट्रिलियन की इकॉनमी के ऊपर $16 ट्रिलियन का जो बोझ डल गया, मगर फायदा लॉकहीड को हुआ और उन सारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हुआ जिन्हें ये जंग चाहिए थी। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ये पहले से तय कर लेते हैं। और जी हाँ, और नहीं, ये जंगें इसलिए की जाती है कि असला बेचे हम, ये असला इसलिए नहीं बनता कि जंगे हों। मैं ये कहना चाहता हूँ। आगे बढ़े और बात करें क्लास साहब की खबर की तरफ आते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा खतरे में पड़ रहा है। आपने काजी साहब से सवाल पूछना है कि इसका जुर्माना कौन अदा करेगा? नहीं, काजी साहब से उन्हीं के स्टाइल में पूछना है, ऐसे नहीं पूछना है। काजी साहब बड़े इनका मखसूस स्टाइल आई सिंपली लव इट। बल्कि स्टोरी करने का मकसद काजी साहब से आप कह सकते फिक्रा सुनना है, जिस तरह आपने मखसूस अंदाज में कहा, हु विल फुट द बिल।
तो काई साहब, आपके लिए बड़ा खूबसूरत आज का मौजू है। कल कौमी असम्बली में नवीद कमर ने एक बड़ी अच्छी तकरीर की है और बड़ी पैशनेट तकरीर थी, और मैं समझता हूँ आने वाले ये दिनों के लिए बड़ी खौफनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है 2-3 महाजों पे। एक तो पाक ईरान ये पाइप ये आ रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि नवाज लीग जो है टोटली इससे हट रही है, दूर हो रही है, क्योंकि अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। अगरचे उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि नहीं हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन टॉप लेवल अपना इसाक डार साहब उस पर भी बात कर रहे हैं, ना सरताज अजीज़ साहब की बात कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कोई इसका हवाला दिया है। तो कल जो उन्होंने बात की है वो वही बात की है कि ये कौन पेमेंट करेगा। ईरान के साथ जो हम मुआहदा कर चुके हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब 2-3 मुआहदे हैं। एक तो आपने मुआहदा किया है कि आप उनसे हर साल गैस लेंगे, एक पर्टिकुलर उसकी स्पेसिफिक उसकी आपने वो ली हुई है, कितनी लेंगे। साथ में एक शर्त डाल दी, ईरान को पता था कि पाकिस्तानी कोई ना कोई उनके साथ ट्रिक करेंगे और इन पर दबाव आएगा, शायद जो विथस्टैंड नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा था कि $2 बिलियन जो हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगरचे मुआहदा अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान को हर साल $2 अरब का जुर्माना देना पड़ेगा ईरान को अगर आप उनसे गैस पाइपलाइन 2014 के बाद उनसे ना ली जो आपके लिए पाकिस्तान के एलोकेट कर चुके हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी कल में नवीद कमर साहब की उससे तकरीर से एक बड़ा खौफनाक एलिमेंट जो लगा है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, सऊदीज़ का जो रोल है, दबाव है, वो पाकिस्तान पे बढ़ रहा है और ईरान के जो मफादात हैं पाकिस्तान में वो पीछे हो रहे हैं। सो वो आप कह सकते हैं दोबारा वही उसी में सिचुएशन में हम जा रहे हैं कि जो ये पाकिस्तान का जो हमेशा एक तरह का उन पे डिप्लोमेटिकली इल्ज़ाम लगाता रहा ईरान पे और सऊदी अरेबिया पे कि वो अपनी प्रॉक्सी वार जो हैं आपस के जो उनके मसाइल हैं वो पाकिस्तान के सवाल पे आकर सेटल करते रहें, वो इमर्जिंग सिचुएशन हमें लग रही है। एक नए सिरे से आपका ईरान और सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तानी ये सरजमीन पे एक नई जंग शुरू करने वाला, प्रॉक्सी वार मैं कहूँगा, बरह रास्त तो नहीं होगी, और उसकी अभी से हमें धड़ेबंदी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी डट के खड़ी हुई है अपने स्टैंड पे कि ये मुल्क के लिए बेहतरीन है, एक मनसूबा है, आप इसको लेके चलें। नवाज शरीफ साहब की पार्टी बिल्कुल चुप है, इस पर कोई बात नहीं कर रही। असल बात हुई है काई साहब, आप बताएं हु इज़ गोइंग टू फुट द बिल, ये कौन पैसे देगा आपको, क्यों आपके पास तो पैसे IMF के पास आज जा रहे हैं, और $4.5 बिलियन का हम IMF से कर्जा लेने वाले हैं पिछले कर्जे देने के लिए। हमारे पास वो कर्जे देने के लिए पैसे नहीं, ऊपर से $2 बिलियन अगर आपको ईरान को देना पड़ता है तो क्या सिचुएशन होगी। तो काजी साहब इस पे जवाब दें सर मुझे। बड़ा इसका सिंपल जवाब है, और इसी के साथ ही मैं अपनी स्टोरी को भी आगे बढ़ाता हूं। एक तो ये जो मैंने अभी आपको शुरू में कहा था कि इवन लंडे के कपड़ों पे जो है 4% से ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दी, तो गरीब विल फुट दी बिल। एक तो मैं ये अर्ज कर दूं क्योंकि ये जो एक गरीब आदमी का सेफ्टी नेट बना हुआ था एक हवाले से, जो रियासत काम नहीं कर रही थी, वो उतरन जो है यूरोप के लोगों के जो उतरे हुए कपड़े हैं उनसे ये अपना तन हमारे गरीब लोग एक तो ये कर रहे थे, और बीच में कुछ और लोगों को भी मैं शामिल कर दूं ताकि वो साथ मेरी अभी वो स्टोरी पे बात कर रहे हैं। मजीद आप इस पे कोई और तफसील देंगे या मैं आपको तफसील दूं कि हु विल फुट द बिल? नहीं, आपने देनी है तफसील। मैं सिंपल इतना कह दूं तो फिर पाकिस्तान में मीडिया को और पॉलिटिशियन को, सिविल सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए कि फाइन, ईरान के साथ पाइपलाइन आप ला रहे हैं, हमें सूट नहीं करती, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते, सऊदी नहीं चाहते। फिर सऊदी अरेबिया को कहें कि $2 अरब जो जुर्माना देगा सऊदी अरेबिया में देगा, अमेरिका और सऊदी अरब क्लासेस जुर्माना अदा करने के लिए। अगली बात यह है कि फिर हमारे जो एनर्जी का क्राइसिस है, गैस का, जैसे आपने उनके साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील की है, इंडिया के साथ की थी इन्होंने, जहां बीजेपी के उनके गवर्नमेंट में, हमारे साथ भी एक डील करें, वो आए पाकिस्तान के एनर्जी मसाइल को हल करके दें, क्योंकि ये क्राइसिस बढ़ने वाला है। इट बाउंड बी वाइज, मेरा ख्याल है, स्टेट टू स्टेट जो आपके मुआहदे हो चुके हैं। आपने इवन जो ये पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आखिरी दिनों में इन्होंने पाकिस्तान को चाइना तक लोन देने को तैयार नहीं थे। जो आपने पाइपलाइन पाकिस्तान ने बनाने थे ईरान के बॉर्डर से लेके यहां तक, जो आपने उसको लेके जाने थे, मेन जो फीडर हैं उनमें डालने के लिए, आपको चाइना ने रिफ्यूज कर दिया अमेरिकन प्रेशर पर, हम आपको $500 मिलियन नहीं देंगे जो पाकिस्तान की साइड पे आपकी कंस्ट्रक्शन होनी है। ईरान ने ऑफर की कि हम वो $500 मिलियन देने को तैयार हैं कर्जा, अपनी ही कंपनी को कहा कि आप जी और पाकिस्तान में आप उसको कंस्ट्रक्शन करें। अभी तक उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही कि वो आए पाकिस्तान में और काम शुरू करें। ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है बहुत खौफनाक सिचुएशन डेवलप होने वाली है, जो हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस उसको टेकअप नहीं कर रहे। इसको थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है। इस पर नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी के साथ या कुछ डिप्लोमेटिक जो अनासर हैं, चाहे सऊदीज हैं, अमेरिकन से कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इससे आंखें चुराने से काम नहीं चलेगा ये। अच्छा, मैं इसमें ये अर्ज कर दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टोरी इसके बाद करूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि देखिए, मैं जैसे हम कहते होते हैं ना कि अब कौमी तराने के अलावा कोई चीज कौमी नहीं रही। जब आप मुदाखलत को देखते हैं, हमारे इवन जो हम जो है बजायर सो कॉल्ड एक जमहूरी मुल्क है, जिस तरह बहुत से सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क और भी हैं, इन ममालिक में अगर आप इनकी इंटरवेंशन देखें, ठीक है, अब जो है वो बाद लीडर हमारे बाहर बैठे हुए हैं, वहां से हमें कंट्रोल, यहाँ पे आबादियों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हर वक्त जो है
तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ सिर्फ आपकी मैशत ही है, मैशत ही उनके हाथ में नहीं गई, और मैशत को अपने हाथ में रखने के लिए आपको सियासत पे भी कब्जा करना पड़ता है। तो अब सऊदी अरब ये लाबी वो, अब जो हमारे पीपल्स पार्टी के लीडर जिनकी वो जिक्र कर रहे थे कि वो तकरीर फरमा रहे थे, अब वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं इनकी, क्योंकि ये हमारी जो रिजीम है ये प्रो सऊदी अरेबिया है, वो एक ये पॉइंट स्कोरिंग है। तो आपका कहने का मतलब है ये नवाज शरीफ साहब भी इसी कशमकश में नहीं, अगर नवीद कमर साहब को इतना दुख था तो 5 सालों में कौन सा उन्होंने लोगों के दुख दूर कर दिए। अब जो वो एक अपोजिशन, ठीक है, अब ये एक आम ट्विस्ट है, और ये बात क्लासरा साहब की अपनी जगह दुरुस्त है। और मैं आखिर में ये कह दूं कि वी विल फुट द बिल, कॉमन मैन विल फुट द बिल। गरीब आदमी जो है वही सब अदा करेगा। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामद कासिफ आपकी खबर। अच्छा, ये रिलेटेड है क्लासरा साहब के सवाल से, हु विल फुट द बिल। अब पहले तो मैंने अर्ज किया कि ये जो लंडे की जो प्राइसेस है आम आदमी को जो वो हमने कीमतें बढ़ा दी, मगर इसके साथ कुछ जो हमारे खुशकिस्मत तबकात हैं वो भी बड़े परेशान हैं। ये जो सैलरीज में इजाफा हुआ मगर उसमें बड़ी अनामलीज हैं, और एक खास ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि जी हम शायद अदालत में भी जाएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने हम पे तो टैक्स लगा दिया, एक तो वो कैसे गलत लगाया वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आपने प्रोफेशनल्स को नहीं लगाया, लैंडलॉर्ड्स को नहीं लगाया, और ये जो आप बिजनेसमैन जो चुराते हैं टैक्स उन पे नहीं लगाया। और फिर वो ये जो सैलरीड क्लास है इसके पास ये नहीं मौका होता ये टैक्स पास ऑन कर दें, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में डाल के आम आदमी से लेते हैं। मगर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पॉइंट आउट की है शाजिया, वो ये है कि 1,25,000 तक जो आमदनी है इस पे इन्होंने 11% टैक्स बढ़ा दिया है। इसके बाद 1,50,000 माहाना से लेके 4 लाख माहाना पर टैक्स जो है इन्होंने बेतरतीब कम किया है, -4, 37%, 33%, 28%, 24% और 8%। तो ये दरमियान वाला जो तबका है इसको, जिसके जो ज्यादा पैसे कमा रहा है इसका टैक्स कम हो गया है, और फिर ऊपर जाके उन्होंने बढ़ाया है 5 लाख से ऊपर। और वो ये कह रहे जी दरमियान में बड़े जो लोग हैं ये पावरफुल लोग आते हैं, इशारा वो जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी सिविल और मिलिट्री दोनों तरफ कर रहे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपने किया है ये एक मिडिल क्लास जो 60,000 रुपए माना कमाने वाला है उससे 1,25,000 माना कमाने वाले पे आपने हिट कर दिया है, और 4 लाख से लेके आगे तक उसको छूट दे दी। जिनके 5 मरले के मकान है पंजाब के पॉश एरियाज उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। और शाजिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके साथ ही मैं ये जो सारी कंडीशंस हैं ये इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी दुनिया में हमें नजर आती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं इसके साथ जोड़ देता हूं अपनी स्टोरी, हमने देखा कि टर्की में एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन हुए थे, और आज रात को, पिछली रात को ब्राजील फट पड़ा। अच्छा, वजूहात क्या है? वहां पे इस वक्त आपको पता है वर्ल्ड कप हो रहा है, तो किरायों में इजाफा हुआ, किरायों में इजाफे के बाद मुतालबात बढ़ते चले गए। अब उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ पे फुटबॉल का मैच करवा रहे हैं, हमारे पास सेहत नहीं है, आप मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास बसों में बसें नहीं है हमारे पास। तो ये आप देखें कि तुर्की में भी गैजी पार्क के ऊपर लड़ाई हुई, जिसमें बाद में पता चला कि वो उर्दगान साहब के दामाद के पास उसके ठेका है। तो आप अगर देखें एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क अगर एक्सप्लोड कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसकी ये वजूहत है। और फिर ये भी ना कहें यहाँ डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे भी डेमोक्रेसी, ब्राजील में भी डेमोक्रेसी है, यहाँ भी डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी के साय में बदतरीन इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप को कंटिन्यू रखते हैं तो आबादियां इस तरह निकल आती हैं। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि अभी तक इन तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको नहीं मिल रहा अपना पॉलिटिकल एक्सप्रेशन थ्रू लीडरशिप, क्योंकि जो रवायती पार्टियां हैं वो इनके मुतालबात को शामिल करने के बजाय ऊपर आपस में मिलजुल के खाओ पियो प्रोग्राम कर रही हैं। तो ये मैं सिर्फ आखिर में कंक्लूड करता हूं कि ये अब हमें बात मान लेनी चाहिए कि एशियाई जरूरियात की कीमतों में कोई एक इजाफा ऐसा होता है जिससे समाज जो है वो फट पड़ता है। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, आपकी बड़ी अहम खबर है कि भारत के अस्पतालों में पाकिस्तानियों का जो इलाज होता है वो रियासत बर्दाश्त करती है, कहां से इतना पैसा आता है? ये शाहजहां, ये बजट के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारे इसमें इंकशाफात होते हैं। पहले आपको याद होगा हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि ये फेडरल हुकूमत जो है इसने कितने ये लोगों का बैरून मुल्क इलाज कराए, 12 करोड़ रुपए के करीब अखराजात आए थे 6-7 लोगों के ये ट्रीटमेंट में। उनमें एक हिना रब्बानी खार साहबा के हमने चचा की भी बात की थी जी कि उनको भी वहाँ 47 लाख रुपए दिए गए थे भारत से इलाज कराने के लिए। अब पंजाब में बजट पेश हुआ तो मैंने कुछ अपने ज़राए से वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं जो वहाँ पे
इजलास में पेश किए गए सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें यह इंकशाफ किया गया है कि पंजाब से 34 के करीब पेशेंट थे जिनको भारत भेजा गया है, और ये भारत के अस्पतालों का जो बिल बना है 34 मरीजों का, वो कोई 12 से 13 करोड़ रुपए का बना है। उसकी पेमेंट भी पंजाब के बजट से की गई है। सो एक नया ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो इससे साबित होता है पाकिस्तान के पास वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो भारत के पास मेडिकल साइंस वो तरक्की कर चुकी है, लिहाजा यहाँ से हम अपने लोगों को वहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो है कि ये जो पैसे हम वहाँ पे दे रहे हैं, चलें ठीक है, उसमें डिजर्विंग लोग भी होंगे जिनका ट्रीटमेंट, और एक ट्रीटमेंट पे जो उसकी एवरेज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो 38 लाख रुपए एक मरीज पे खर्च है। 34 के करीब पेशेंट थे जो भारत भेजे गए। 38 लाख रुपए फी ये पेशेंट के हिसाब से भारत के अस्पतालों ने चार्ज किया, और उनकी पेमेंट जो है पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से की है पिछले एक साल में। सिर्फ इलाज की बात करूं, बाकी और डिटेल्स लंबी हैं। अब इसमें सवाल दो हैं। जैसे मैंने कहा, क्या हमारे यहाँ मेडिकल साइंस उस लेवल पे नहीं पहुंची, हमारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल जो हैं वो ट्रीटमेंट उनका नहीं कर पा रहे। चले मान लेते हैं कि दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं और वो एडवांस हो चुके, हमारे आते आते थोड़ी देर लगती है, फाइन। तो आप ये खुद क्यों नहीं उस तरह के हॉस्पिटल्स बनाते कि चलें वो 34 लोग थे, उनकी एक्सेस हो गई मेरे तक, काजी साहब तक, आप तक, या किसी रूलिंग इलीट के बंदे तक, तो उसको इलाज तो हो गया, सरकार ने कर दिया, अच्छा काम किया होगा, बेहतर किया। लेकिन जो नहीं कर सकते, बीमारी उसी तरीके के हैं जिन पर 38 से 40 लाख रुपया लग रहा है, उससे देख लें कि वो कितनी महंगी बीमारी है। तो पाकिस्तान में आप क्यों नहीं हॉस्पिटल इस तरह के खुद बनाते कि आप जो पैसा बैरून मुल्क भेज रहे हैं, वहां के बाहर के डॉक्टर्स को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने हाथ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी बात का एक फिक्रे में जवाब देता हूं। हजूर, जब आप अस्पताल बनाते हैं 5 स्टार, तो उसका जो फरीजा है वो ये नहीं होता कि वो लोगों को इलाज दे, वो बाय डिफॉल्ट 98% लोगों को इलाज से महरूम कर रहा होता है जो 5 स्टार हॉस्पिटल हैं। और फिर वहां वो प्राइवेट और एक और बात, यहां पे आप बाय डिफॉल्ट अगर आप बिजली का मसला देख लें, कोई मसला देख लें, बिजली अब वो बिजली नहीं बना रहे आईपीपीज, और ये लोड शेडिंग बनाते हैं। ये इसी तरह इलाज जो इलाजगाहें हमने इस सिस्टम में बना रखी हैं, ये बेइलाजगी को तरवीज देती हैं। एक तो ये, और एक जो आपने फिक्रा कहा कि ये मेरिट पे होगा, इस मुल्क के अवाम कब मेरिट पे आएंगे सर? जिनके टैक्सेस से ये 38 लाख रुपया वहां जाके खर्च करते हैं, वो कभी मेरिट पे नहीं आएंगे। इसलिए 83% पाकिस्तानी नॉन साइंटिफिक इलाज करवाते हैं, दम जरूद करवाते हैं, फूके मरवाते हैं, और वो तिब्बे यूनानी पे इलाज करवाते हैं। जी क्लासर साहब, इसलिए काई साहब सिर्फ यहाँ पे फेडरल हुकूमत के जो बजट डॉक्यूमेंट हैं और प्लस ये बैरून मुल्क इलाज की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, और जो वहाँ पे हैं पंजाब हुकूमत के फिगर्स आ रहे हैं, सिर्फ भारत के इलाज पे ये 13 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं कुछ लोगों पे इलाज पे, ये बैरून मुल्क भारत का बकायदा उसमें है, और यहाँ पे ये फेडरल लेवल पे जो है इसके अलावा भी ट्रीटमेंट हुए हैं, उनकी डिटेल्स अलहदा है जो पाकिस्तान में विद इन पाकिस्तान हॉस्पिटल्स को पेमेंट की गई पंजाब हुकूमत के हवाले से, वो अलहदा डिटेल्स हैं। मैं सिर्फ बैरून मुल्क बात करूँ, वो भी भारत में। ऐसे यहाँ पे फेडरल हुकूमत में हमने ब्रेक किया था पिछले हफ्ते, आपको याद होगा कि 12 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च किया गया। सो टोटल कह सकते हैं कोई यहाँ ये 24-25 करोड़ रुपया जो है वो पाकिस्तान के 50 लोगों के इलाज पे ये खर्च हुआ है, बैरून मुल्क इलाज पे जो अमाउंट बनती है 25 करोड़ रुपया बनती है, और टोटल जो फिगर आ रहा है वो 50 के करीब पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनके बैरून मुल्क इलाज पे खास हिस्सा रखा जाता है, या आवाम के टैक्सों से हिस्सा नहीं होता ये पैसा। नो इसमें बड़ी एक ट्रिक करते हैं, एक इस पे ट्रिक करते हैं सर। ट्रिक ये करते हैं कि जो बजट ये मंजूर करवाते हैं चाहे फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसमें कोई हिस्सा नहीं रखा जाता कि हमने बैरून मुल्क इलाज करवाना है, बिल्कुल नहीं। ये करते क्या है, जब इनके पास एप्लीकेशंस आती हैं चाहे फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास, तो ये उसको अप्रूव करके कहते हैं कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट ले लें फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ये बजट में अप्रूव नहीं होती अमाउंट से। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे रिलीज कर देती है। जब अब ये बजट, अब ये नया बजट पास होने लगता है, चाहे ये पंजाब में हो, दूसरे सूबों में या फेडरल पे, तो साथ में कहा जाता है कि हमने पिछले एक साल में हमने इतने अरबों रुपए जो है बगैर बजट मंजूरी के उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में अप्रूव किया है, अब आप इनके रेगुलराइज कर दें, इनको आप वो कर दें, इनकी मंजूरी दें। सो जो मौजूदा असेंबली है, ये पिछले साल के एक्सपेंडिचर जो बजट में शामिल नहीं थे, मंजूरी नहीं थी, अब उनकी मंजूरी देंगे। अगर पार्लियामेंट मंजूरी ना दे तो ये तमाम खर्चे गैर कानूनी करार हो जाते हैं। ये इसलिए आप मंजूरी लेंगे, इसका बजट में ऑलरेडी इसकी अप्रूवल नहीं होती पहले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासर साहब, एक और बड़ी अहम खबर थी अजमत मलिक की, जो हमारे रिपोर्टर हैं। ज़लज़ला ज़दगान के लिए अथॉरिटी जो बनाई गई थी, उसका क्या स्कैंडल, उसमें क्या करप्शन हुई है? हुआ ये कि आपको याद होगा, अभी भी हम बजट डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे थे कि उसमें इरा के लिए बहुत कम पैसे रखे गए, 50 करोड़ रुपए के करीब। कभी इसका बजट होता था बिलियंस ऑफ रुपीस में होता था। आई होप कि अजमत मलिक साहब हमारे साथ हूँ कि जिस तरीके का वहाँ पे सिविलियन वर्सेस फौजी जो अफसरान बैठे हुए हैं, उनके शही खर्चियाँ सामने आ रही हैं, स्कैंडल सामने आ रहे हैं। इस वक्त तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि इरा का हर दूसरा मुलाजिम जो है वो अदालत में किया हुआ है। मलिक लाइन पे उनसे बात कर लेते हैं। अजमत मलिक शेयर कीजिएगा ये स्कैंडल, क्लासेस आप जी बात करें इसी पर।
जी 2005 में जब जल्जला आया था तो उसके बाद एक इदारा बनाया गया था एरा। उस इदारे का उस वक्त 3.6 अरब डॉलर जो है वो डोनर्स और दूसरी हुकूमत की तरफ से मिलाकर इनको दिया गया था। 12,000 के करीब कोई प्रोजेक्ट थे जो पानी के, रिहायश के, घरों की तामीर, तालीम, सेहत, मवासलात और इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जो जल्जले से मुतासरा इलाकों के लिए थे। इन 12,000 प्रोजेक्ट्स में एरा की अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है कि ये 50% भी नहीं कंप्लीट हो सके। 8 सालों में एरा ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया। और यही मुजफ्फराबाद में तुर्की ने हॉस्पिटल बनाया, वो उनका हॉस्पिटल 1 साल के अंदर बन गया। रावलाकोट में सऊदी अरब ने बनाया, उनका फौरन बन गया। लेकिन एरा की तरफ से कोई काम इस तरह नहीं किया जा सका। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इनका फ्यूल का जो बिल है वो एक महीने का 40 लाख से भी ज्यादा है। जो इनके डिप्टी चेयरमैन है, एरा के दीगर सीनियर अफसरान है, और इनके वो 4 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना बिल सिर्फ फ्यूल का बिल ये पे कर रहे हैं। सही। बालाकोट इस वक्त बताएं कि इसकी अजमत इस वक्त बताएं कि जो ये मेरे नॉलेज में है, आपकी खबरों से मुझे पता चला था, मैंने भी कुछ इस पे काम किया हुआ है, ये अदालतों में जो केसेस चल रहे, कितने केसेस चल रहे हैं? इराक के मुलाजमीन ने अपने अफसरान और जो वहां पे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उनके खिलाफ कितने अदालतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और नेचर क्या है इनकी? जी एरा में यहाँ पर जो इनके मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मामला था, उस पे कुछ उनके मुलाजमीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की हुई है। उस पर तौहीन अदालत का वो नोटिस भी हुआ है और तौहीन अदालत का केस जो है वो एरा के साबिक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और इनके एडवाइजर और डायरेक्टर जनरल जो है वो फेस कर रहे हैं तौहीन अदालत का नोटिस। और जो सुना वो अदालत के अहकामात नहीं मान रहे, जो मेरे नोटिस में अजमत के वो तो अदालत के हुक्म नहीं मान रहे। इराक के जो बॉसेस हैं उनकी तो बात नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। और वो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने एक एडवाइजर को वहां पर लगाया हुआ है। ये वजारत मजहबी अमूर के साबिक सेक्रेटरी थे वकील अहमद खान। इनकी एज भी काफी ज्यादा है, 65 प्लस है जी। तो इनको उन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया कि आप इनको एरा के जो मुलाजमीन है इनको मुस्तकिल होने से आप रोकने की हर मुमकिन कोशिश करें और एक पटिशन एक अजमत अगर क्विकली जवाब दीजिएगा, एक पटिशन वहां पे फाइल हुई है जिसमें मेरा ख्याल है एक खतून अफसर है हारिस, ये वहां पे एक है, उन्होंने वहां पे की हुई शाजिया हारिस साहबा, उन्होंने की हुई है कि डेपुटेशन पे जो जितने लोग आए हैं फौजी इदारों से, सिविलियन से, अच्छी तनख्वाह, अच्छे पैसे, इनको वापस किया जाए। उस पर कोई प्रोसीडिंग कोई आपको पता है कि क्या फर्दर काम हुआ है कि आप इन अफसरान को वापस करेंगे डेपुटेशन पे? चल रही है, अभी कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन वो पिटीशन बहुत अहम है। एरा में बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो साबिक फौजी हैं और हाजिर सर्विस भी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी उनकी तनख्वाहें ले रहे हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने अपने ही बेटे को अपना ही स्टाफ ऑफिसर लगाया हुआ है एरा में। अच्छा, ये ज़ल्ज़ला तो 80,000 लोगों की जान ले गया, मगर कुछ लगता है कुछ लोगों को इससे बड़ा फायदा भी हुआ है। सही। प्रोग्राम का वक्त हो गया। आपने कहा था ना वार इज ए प्रॉफिटेबल, आपने कायसाब कहा था वार इज प्रॉफिटेबल एज वेल, तो ज़ल्ज़ला इज प्रॉफिटेबल एज वेल इन पाकिस्तान कंटेक्स्ट। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी तकलीफदेह बात। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कायसाब, क्लासा साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।